भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी पंकज चौधरी जी, जयंत चौधरी जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, यूपी सरकार के मंत्रीगण, संसद में मेरे साथीगण, विधायकगण और विशाल संख्या में आए हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाबा औगड़नाथ की इस पावन धरती पर मेरठ की क्रांति धरा पर आज विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत, इसके लिए नई क्रांति को ऊर्जा मिल रही है। आज पहली बार एक ही मंच से नमो भारत रैपिड रेल और मेट्रो सेवा का एक ही दिन शुभारंभ हो रहा है। विकसित भारत की कनेक्टिविटी कैसी होगी, ये उसकी एक शानदार झांकी है। शहर के भीतर के लिए मेट्रो और ट्विन सिटीज के विजन को गति देने के लिए नमो भारत जैसी आधुनिक ट्रेन, मुझे संतोष है कि ये काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। भाइयों और बहनों, आज का ये कार्यक्रम भाजपा की डबल इंजन सरकार की कार्य संस्कृति को भी दर्शाता है और हमारी कार्य संस्कृति क्या है? हमारी कार्य संस्कृति है कि जिस काम का शिलान्यास किया जाए उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया जाए। और इसलिए अब परियोजनाएं पहले की तरह लटकती भटकती नहीं है। नमो भारत या मेट्रो सेवा, दोनों का शिलान्यास करने का अवसर आप सबने मुझे दिया था और आज मुझे ही इनके लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। साथियों, थोड़ी देर पहले मैंने मेरठ मेट्रो में सफर किया। इस दौरान मेरी स्कूल कॉलेज के अनेक युवाओं से और अन्य यात्रियों से बातचीत हुई है। सबका यही कहना था कि इतने शानदार काम की उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी और सबके सब लोग वो पुराने दिनों को याद कर रहे थे और खास तौर पर बहनों बेटियों ने मुझे बताया, कुछ साल पहले तक शाम होते ही
पूरे रूट में सन्नाटा छा जाता था। यहां डर और भय का माहौल होता था। अब एक तरफ कानून व्यवस्था भी सुधरी है और दूसरी तरफ लोगों को सुविधापूर्ण और सुरक्षित यात्रा का भी माध्यम मिला है। और साथियों, मुझे खुशी है कि नमो भारत रैपिड रेल से ये नारी शक्ति के सामर्थ्य का प्रतीक भी बनी है। इसमें ट्रेन ऑपरेटर, स्टेशन कंट्रोल स्टाफ, ऐसे अधिकतर काम में हमारी बेटियां ही कार्यरत हैं, बेटियां ही नेतृत्व कर रही है। मैं आप सभी को, उत्तर प्रदेश को और दिल्ली वासियों को देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा और मेरठ मेट्रो के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मेरठ की इस धरती से मेरा भी एक विशेष नाता रहा है। जब 2014 के चुनाव हुए, 2019 के चुनाव हुए और 2024 के लोकसभा चुनाव हुए, तो मेरठ से ही मेरी चुनावी सभाओं की शुरुआत हुई। मेरठ के आप लोगों ने, यहां के किसानों ने, उद्यमियों ने, लघु उद्योगों से जुड़े श्रमिकों ने, कारीगरों ने, दुकानदारों ने मुझे हमेशा बहुत आशीर्वाद दिया है। और साथियों, मैंने तब भी कांग्रेस और सपा बसपा को कहा था कि अपनी जहरीली राजनीति छोड़िए और आइए विकास के मुद्दे पर मुकाबला करके देखते हैं। साथियों, इन दलों ने तो अपनी जहरीली राजनीति नहीं बदली, लेकिन भाजपा ने विकास और अपनी नीति रीति, अपनी नियत में अगर एक बात को सर्वोपरि रखा तो वो है विकास, देश का विकास। इसका एक उदाहरण हमारी मेट्रो भी है, मेरठ मेट्रो भी है। साथियों, 2014 से पहले भारत में मेट्रो का विस्तार बहुत ही धीमी गति से हो रहा था। हालत ये थी कि कांग्रेस सरकार के समय में देश के सिर्फ 5 शहरों में ही मेट्रो चल पाई थी, जबकि आज भाजपा सरकार में देश के 25 से ज्यादा शहरों में मेट्रो चलने लगी है।
आज भारत मेट्रो के मामले में दुनिया का तीसरा बड़ा नेटवर्क बन चुका है। यूपी में मेरठ के अलावा भी कई सारे शहरों में मेट्रो पर काम चल रहा है। साथियों, बीते 11 वर्षों में देश के दर्जनों शहरों तक मेट्रो पहुंची, क्योंकि भाजपा सरकार देश की जनता को सुविधा देना चाहती है। देशवासियों को हाई स्पीड, जाम और प्रदूषण से मुक्त सुविधा, ऐसे हर प्रकार की व्यवस्था देना चाहती है। इसलिए आज नमो भारत जैसी आधुनिक सेमी हाई स्पीड ट्रेन चल रही है, वंदे भारत ट्रेन चल रही है। साथियों, कांग्रेस सपा की जब दिल्ली में सरकार थी, तब ये सब संभव ही नहीं था, क्योंकि तब इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स घोटालों में ही गुम हो जाते थे। मेट्रो जैसी और उससे जुड़ी अधिकतर टेक्नोलॉजी भी हमें विदेशों से आयात करनी पड़ती थी। हमने घोटाले भी बंद किए और देश को आत्मनिर्भरता के रास्ते पर भी आगे बढ़ाया, क्योंकि भाजपा की प्राथमिकता देश का विकास है, देशवासियों की सुविधा और समृद्धि है। आप यही देखिए, मेरठ वासियों का, पश्चिम यूपी वासियों का जीवन कैसे बदलने वाला है। सराय काले खां, आनंद विहार, गाजियाबाद और मेरठ, इन स्टेशनों पर भारतीय रेल, मेट्रो और बस अड्डों को आपस में जोड़ा गया है। देश में ये पहली बार हो रहा है जब एक ही स्टेशन, एक ही ट्रैक पर नमो भारत और मेट्रो रेल चलेगी। यानी एक ही प्लेटफॉर्म से आप शहर के भीतर भी यात्रा कर पाएंगे और उसी स्टेशन से सीधे दिल्ली भी आ जा सकते हैं। इससे मेरठ के आप जैसे हजारों साथियों को फायदा होगा, जो पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, अन्य कामकाज के लिए रोजाना दिल्ली आते जाते हैं। जो लोग दिल्ली में नौकरी करते हैं और जिनका घर मेरठ में है, उनके लिए अब दिल्ली में किराए के घर में रहने की मजबूरी भी खत्म हुई है। साथियों, आज भाजपा की डबल इंजन सरकार आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो इतना सारा पैसा खर्च कर रहा है, उससे आपका पैसा भी बचता है और युवाओं को रोजगार भी मिलता है। यहां पश्चिम यूपी में ही देखिए, कैसे नए नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं।
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं। जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। ये प्रोजेक्ट जब बनते हैं तब भी रोजगार मिलते हैं और बाद में नए उद्योग लगते हैं, नए कारोबार आते हैं, उससे भी रोजगार पैदा होते हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश की ये धरती तो श्रम की धरती है, ये सृजन की धरती है। यहां के किसान हो, पशुपालक हो, छोटे लघु उद्यमी हो, बुनकर शिल्पकार हो, ये सभी विरासत और विकास के मंत्र को साकार कर रहे हैं। ऐसे में जब भारत का सामर्थ्य बढ़ता है तो उत्तर प्रदेश के इन सभी साथियों को भी फायदा होता है। साथियों, आप आजकल देख रहे हैं कि दुनिया के प्रति और दुनिया के लोगों के मन में भारत के प्रति कितनी आस्था है, लोग कितने आशावान हैं। दुनिया के अनेक विकसित देश आज भारत के साथ व्यापारिक समझौते कर रहे हैं। एक समय था जब कांग्रेस की सरकार चाहकर भी विकसित देशों के साथ समझौते नहीं कर पाती थी, क्योंकि तब घोटालों के लिए बदनाम कांग्रेस सरकार से समझौते करने में दुनिया को हिचक होती थी। लेकिन आज विकसित देश भारत के साथ जुड़ने के लिए उत्सुक है, क्योंकि उनको भारत के विकास में अपना भविष्य दिखता है। उनको भारत की युवा शक्ति में उम्मीद दिखती है। आज दुनिया को लगता है कि भारत वो ताकत है जो 21वीं सदी की चुनौतियों का समाधान दे सकता है। साथियों, बीते वर्षों में भाजपा की सरकार ने जो वैश्विक समझौते किए, उससे लघु और कुटीर उद्योगों से जुड़े लोगों को भी बहुत फायदा होगा। इसका फायदा मेरठ के स्पोर्ट्स का सामान बनाने वालों को होगा। मेरठ की ही कैंची, खुर्जा की क्रॉकरी, मुरादाबाद का पीतल, बागपत का होम फर्निशिंग उद्योग, सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी, लेदर, टेक्सटाइल, ज्वेलरी से जुड़े उद्योग, ऐसे हर लघु और कुटीर उद्योगों को इन समझौतों का बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। भाजपा की प्राथमिकता देश के छोटे बड़े शहरों के सामर्थ्य को दुनिया के कोने कोने तक ले जाने का है। यूपी के अलग अलग जिलों की पहचान बढ़ाना है। साथियों, हमारा मेरठ और ये पूरा क्षेत्र लघु उद्योगों का, एमएसएमई का बहुत बड़ा सेंटर है। इस वर्ष जो केंद्र सरकार का बजट आया, उसमें हमने लघु उद्योगों के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विशेष फंड की घोषणा की है। इससे यूपी के एमएसएमईज को लोन मिलना बहुत आसान होने जाएगा। बजट में हमने
कपड़ा उद्योग के लिए, बुनकर समाज के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना की घोषणा की है। इससे खादी, हैंडलूम, हस्तशिल्प को विश्व बाजार तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। साथियों, पहले छोटे कारीगर केवल 10 लाख रुपए तक का सामान कुरियर से भेज सकते थे। अब यह सीमा पूरी तरह हटा दी गई है। इससे मेरठ सहित यूपी के सभी बुनकर और अन्य छोटे उद्यमी ऑनलाइन ऐप के जरिए अमेरिका या यूरोप के ग्राहकों को भी अपने प्रोडक्ट आसानी से बेच पाएंगे। साथियों, मेरठ, हापुड़ और आसपास के इस क्षेत्र ने चौधरी चरण सिंह जी के विजन को शुरुआती दिनों से देखा है। यह हमारी सरकार का सौभाग्य रहा कि हमें चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का सौभाग्य मिला। भाजपा की डबल इंजन सरकार उनके विजन पर चलते हुए किसानों की आय बढ़ाने के लगातार काम कर रही है। इसके लिए फूड प्रोसेसिंग पर बहुत बल दिया जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा भी छोटे किसानों के बहुत काम आ रहा है। अब तक यूपी के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 95,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। इसमें मेरठ के किसानों को भी लगभग 800 करोड़ रुपए मिले हैं। भाइयों और बहनों, एक तरफ आज देशवासी भारत को विकसित बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन देश में ही कुछ राजनीतिक दल हैं जो भारत की सफलता को पचा नहीं पा रहे। अभी आपने देखा, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एआई सम्मेलन हुआ। दुनिया भर के 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधि दिल्ली आए। दुनिया के करीब 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए। लाखों लोग हिंदुस्तान के कोने कोने से दिल्ली में जुटे थे। दुनिया के विकासशील देशों में ऐसा सम्मेलन आज तक कभी नहीं हुआ। मैं जरा मेरठ के लोगों को पूछना चाहता हूं, ये जो एआई सम्मेलन हुआ, आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? पूरी ताकत से बताइए, आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपका माथा ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? आपका सीना चौड़ा हुआ कि नहीं हुआ? ये काम भारत के लिए हुआ कि नहीं हुआ है? भारत के युवाओं के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है? भारत के भाग्य को बदलने के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है? 21वीं सदी में लीडरशिप लेने के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है? पूरा देश गर्व से भर गया। लेकिन कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने क्या किया? साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया।
समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? कांग्रेस के नेताओं ने वहां जो कुछ किया वो दिखाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया हो गई है, कितनी दरिद्र हो गई है। साथियों, कोई कल्पना नहीं कर सकता। हम तो वो लोग हैं जो गांव में किसी के यहां शादी ब्याह होता है तो पूरा गांव उसे सफल बनाने में जी जान से जुट जाता है, ताकि मेहमान गांव की एक अच्छी छवि लेकर जाएं। कांग्रेस तो अपने ही देश को बदनाम करने में जुटी है। साथियों, कांग्रेस के नेताओं को मोदी से नफरत है। ये लोग मेरी कब्र खोदना चाहते हैं। मेरी मां को गाली देने से भी उनको कोई परहेज नहीं है। उन्हें भाजपा से विरोध है, उन्हें एनडीए से विरोध है। ठीक है, आपकी राजनीति में यही करना जरूरी है, चलो भाई समझ सकते हैं, हम इसको भी सहन कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस को याद रखना चाहिए था कि एआई ग्लोबल समिट ये बीजेपी का समारोह नहीं था और न ही उस समय बीजेपी का कोई नेता वहां मौजूद था। ये देश का कार्यक्रम था, देश के सम्मान का कार्यक्रम था, देश के लोगों के पसीने से। लेकिन कांग्रेस ने परसों सारी मर्यादाएं तोड़ दी और पूरा देश कांग्रेस की इस रीति नीति पर थू थू हो रही है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इतनी पुरानी पार्टी के नेता लाजने के बजाय गाजते हैं। बेशर्मी के साथ देश की बेइज्जती करने वालों का जयकारा कर रहे हैं। और ये मामला कांग्रेस की हरकतों का लगातार चल रहा है। पार्लियामेंट में क्या किया? पार्लियामेंट में खुद परफॉर्म कर नहीं पा रहे तो अपने साथी दलों को भी बोलने का मौका नहीं देते, पार्लियामेंट को चलने नहीं देते। और उसका सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस के जो साथी दल है ना, उनको हो रहा है। अब वो समझ गए हैं। ये अभी दिल्ली में उन्होंने जो ये नंगापन दिखाया, उनके सारे साथी दल चौंक गए हैं, सबने किनारा कर लिया। और मैं नम्रतापूर्वक
देश के मीडिया को भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। वैसे मैं मीडिया को हर प्रकार से झेलने के लिए ईश्वर मुझे शक्ति दे प्रार्थना करता रहता हूं, लेकिन आज मैं उनको प्रार्थना करता हूं कि कृपा करके हम जब इस प्रकार की हरकतों की आलोचना करें तो आप ये हेडलाइन मत बनाइए कि मोदी ने विपक्ष को धो डाला। आप कांग्रेस को बचाने की ये चालाकियां बंद कीजिए। ये विपक्ष विपक्ष करके आप कांग्रेस को बचा रहे हैं और विपक्ष में जो और साथी बैठे हैं वो भी समझ गए हैं कि पाप कांग्रेस करती है और भुगतना उनको पड़ता है। और कांग्रेस की इकोसिस्टम हर बार बच के निकलने का एक खेल खेलती है कि पाप कांग्रेस करे, आलोचना कांग्रेस की हो, गुस्सा कांग्रेस पर हो, लेकिन मीडिया में कांग्रेस नहीं दिखती, विपक्ष शब्द दिखता है। क्यों भाई? क्यों कांग्रेस को बचा रहे हो? ऐसा करने से आप न कांग्रेस को बचा पाते हो, न कांग्रेस को सुधरने के लिए मजबूर करते हो। अगर आप एक बार छापना शुरू कर दोगे, बोलना शुरू कर दोगे, ये जनरल विपक्ष का दोष नहीं। और देखिए दिल्ली में जो हुआ, क्या उसमें कोई टीएमसी के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। डीएमके के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। बसपा के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी ने पाप किया है? नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले आपको जनता के दिल जीतने पड़ेंगे। महिलाओं एमपीओ को भेज करके सीट पर कब्जा करने से आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो। और माताओं बहनों को इस प्रकार से आगे करने की क्या मजबूरी है आपकी? क्या इतने खोखले हो गए हो आप लोग? साथियों, कांग्रेस देश के लिए बोझ बन गई है और मुझे इस बात का संतोष है कि दिल्ली में जो घटना घटी, कांग्रेस के सभी साथी दलों ने कांग्रेस की भरपूर आलोचना करने की हिम्मत दिखाई है। मैं विपक्ष के इन साथियों का सच्चाई के साथ और देश के गौरव के साथ खड़े रहकर रहने के लिए उनका मैं सार्वजनिक रूप से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, भाजपा सरकार के लिए देश का विकास, यूपी का विकास सर्वोपरि है। लेकिन आप याद करिए, 10 साल पहले तक यूपी की चर्चा किन बातों के लिए होती थी? हर किसी को मेरठ के दंगे, पश्चिम यूपी में क्रिमिनलों की गैंग, खराब सड़कें, बिजली की कटौती और पिछड़ेपन की परिस्थितियां, यही कुछ चर्चा में रहता था। पश्चिमी यूपी के अपराध पर फिल्में बनती थी, फिल्में। सपा सरकार ने यूपी का ये हाल करके रखा था। लेकिन आज यूपी को विकास के लिए जाना जा रहा है। आज हमारे यूपी को ब्रह्मोस के लिए मोबाइल फोन बनाने
और एयरपोर्ट के लिए पर्यटकों की सुविधा लगातार बढ़ती संख्या के लिए जाना जाता है। यूपी स्पोर्टिंग इकोसिस्टम में भी अपनी पहचान बढ़ा रहा है। मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। साथियों, सपा राज में जो अपराधी बेखौफ घुमा करते थे, वो आज योगी जी की सरकार में जेलों में दिन बिता रहे हैं। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि कॉलेज से पढ़कर निकल रही हमारी किसी बेटी का अपमान कर सके। साथियों, जब कानून व्यवस्था सुधरती है तो व्यापार, कारोबार और दुकानदारी के लिए भी माहौल बनता है। इसलिए आज यूपी की अर्थव्यवस्था में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। योगी जी के नेतृत्व में यूपी देश का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। कल ही मुझे यूपी की पहली सेमी कंडक्टर फैक्ट्री का शिलान्यास करने का अवसर मिला है। इस सेमी कंडक्टर फैक्ट्री के बनने से यूपी का सामर्थ्य और ज्यादा बढ़ जाएगा। इससे यहां नए निवेश, नए रोजगार के लिए अद्भुत संभावनाएं बनेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भाजपा की डबल इंजन सरकार ऐसे ही यूपी को देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने के लिए काम करती रहेगी। यूपी विकसित होगा तो ही भारत विकसित होगा। एक बार फिर आप सभी को नमो भारत ट्रेन और मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं। मेरे साथ बोलिए, वंदे मातरम, वंदे 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 वंदे